दरअसल मुझे जो हुआ है सरकार की जानिब से कि मैं आपके सामने आज के प्रोग्राम की अहमियत और इस टॉपिक पे जो बात हो रही है इसका ताल्लुक पेश है। आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है लीडरशिप ऑफ माइनॉरिटीज एंड हेल्थ चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसको हमारी पार्टी जिसको बहुत ही संजीदगी से लेना चाहती है और लेते हुए आ रही है। इसको एक्चुअली में एक चैलेंज ये भी है कि अगर आप पूरी तारीख को देखें तो लीडरशिप जो है ये एक इतना इम्पोर्टेंट फिनोमेना है कि अगर जो इसको नहीं समझ पाते हैं वो कम्युनिटी काफी पीछे रह जाती है। पिछले दिनों में अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी जो समाज है उस समाज के कशमकश में कुछ लोगों ने बहुत ही अपनी तालीमी संरचना के बुनियाद पे हो या मजहबी बुनियाद पे हो या कोई और वजह हो, उन्होंने लीडरशिप को अपने हाथ में रखा और तमाम कम्युनिटीज को अपने मातहत बना दिया। पिछले दिनों में अगर आप तारीख में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी शख्सियत दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के सरजमीन में पैदा हुई जिसको आप महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध की अगर तहरीक को अगर आप पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा कि वो हिंदुस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसकी आवाज नहीं थी, जिसके एहसासात को सुनने वाला कोई नहीं था, उसको आजाद कराने की एक जिम्मेदारी थी। लेकिन आपको पता है कि इतनी बड़ी तहरीक, जिस तहरीक के नतीजे में एक बादशाह और इतना मजबूत बादशाह उस तहरीक का हिस्सा बन गया, उस बादशाह ने उसकी तहरीक को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यहाँ से लेकर श्रीलंका तक उनके पैगाम को पहुंचाया और बड़ी तादाद में लोग जो है उनके मजहब को कहिए या उनकी आइडियोलॉजी को कहिए, उनकी आइडियोलॉजी को ईमान लेके आए। और फिर समाज का वो तबका जिनको ये लगा कि हमारे हाथ से लीडरशिप निकल रही है, उन्होंने उसी महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके पूरी तहरीक का बना दिया। और तब से लेकर आज तक अगर आप हिंदुस्तान की तारीख को देखें तो इस समाज में कई मर्तबा लीडरशिप को लेकर लोगों ने बड़ी मेहनत की है। साउथ इंडिया में जनाब पेरियार साहब की तहरीक देखें या कि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अंबेडकर साहब की तहरीक को देखें तो ये पूरी तहरीक एक्चुअली वही महात्मा बुद्ध की तहरीक की अहया के दौर पर उनको देखा है कि उन्होंने किस तरह से इस कम्युनिटी को जिसकी कोई आवाज नहीं थी उस कम्युनिटी को आवाज देने की कोशिश की। लेकिन जब आवाज देने की कोशिश की बहुत ही शातिराना तरीके से उनके आवाज को दबाने की कोशिश की गई और उस कम्युनिटी से लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई। और ये जब भी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई है, आपको सुनकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि वो बहुत ही हमनवा बन के आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथी बन के जुड़ते हैं और साथी बनने के बाद जो है आपकी तहरीक की पूरी रूह खत्म कर देते हैं। इस हवाले से हिंदुस्तान के रिसेंट पास्ट में कुछ तहरीकों का हवाला आपके सामने मैं पेश हवाला रखना चाहूंगा कि किस तरह से पिछले दिनों अगर बहुत ही रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो यूपी और महाराष्ट्र में दलितों की एक बहुत बड़ी तहरीक उनके सामने है। आपको पता है कि यूपी में दलितों की बस्ती में जाकर वहां पे एक दलित लीडर जिसकी समझ लीजिए कि जिस तहरीक का प्रोडक्ट के तौर पर हमारे यहाँ पे मायावती को आप सामने देख सकते हैं। लेकिन मायावती की तहरीक में किस तरह से एक ब्राह्मणिकल उनसुर, एक ब्राह्मणिकल एलिमेंट उस तहरीक में दाखिल होता है और आप देखिए कि वो पूरी तहरीक जो है खत्म हो जाती है। आज पूरे यूपी में जबकि मायावती किसी जमाने में 35% 38% वोट लेके आती थी और अपने बूते पे सरकार बनाती थी, और आज उस तहरीक का हाल ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% वोट पेश कर गई है और उसके तमाम मानने वाले उस तहरीक पर सवाल का निशान खड़ा कर रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसला है?
इस मसले पे आज के इस सेमिनार में हम और कुछ करना चाहेंगे। उसी तरह से अगर आप मुसलमानों की तहरीकों को देखें कि किस तरह से आज़ादी के बाद जो मुसलमान यहाँ पे बच गए या जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन समझा और हिंदुस्तान को ये समझा कि यही हमारा वतन है और हम यहीं पे रहेंगे, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी 14-15% जिसकी आबादी हो, ये परसेंटेज में आपको छोटा लग रहा होगा कि हिंदुस्तान में हम सिर्फ और सिर्फ 14% हैं, लेकिन जब आप नंबर में बात करते हैं तो हम दुनिया में सेकंड नंबर पे मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान आफ्टर मलेशिया, इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान है। इतनी बड़ी आबादी के पास अगर लीडरशिप का भुगतान है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए। जरा सा आप देखिए कि आजादी के बाद हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद हमारे सामने में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो इस कम्युनिटी के दर्द और उसके एहसास को समझकर लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी लीडर नहीं है हमारे बीच। इन लीडरों के साथ क्या हो, ऐसा तो नहीं कि मुसलमान पार्लियामेंट में इस बीच में नहीं पहुंचे, असेंबली में नहीं पहुंचे, तमाम जगहों पे मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी आबादी है। पिछले दिनों अगर आप पिछले मुलायम सिंह सरकार की अगर हुकूमत को अगर आप याद करें तो पिछले बार यूपी में मुस्लिम एमएलए की तादाद यूपी की तारीख में सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान जीत कर गए। लेकिन क्या हुआ कि इतने बड़ी आबादी मुसलमानों की जीत के जाने के बावजूद वो तमाम एमएलए किसी भी मुस्लिम इशू पे, मुस्लिम एट्रोसिटीज पे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसकी क्या वजह है? आपको और हमको जब तक प्रॉब्लम्स को हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को जब तक हम एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, बात नहीं बन सकती। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एहसास है इसको लेकर वो ये है कि पिछले दिनों से मुसलमान और दलित आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस इस तरह से कि दलित में जब लीडरशिप आती है या दलितों में जब इकोनॉमिकली जब वो एम्पावर्ड होते हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम घेटों से निकल आए। हम घेटो एक्चुअली में एक बहुत ही नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के तौर पे उसको प्रोपेगेट किया गया कि घेटो जो है अच्छी जगह नहीं है, ये हमारे जहन में बैठाया गया और हमने मान लिया कि हम घेटो में रहते हैं, हमको घेटो से बाहर निकलना है। एक्चुअली में घेटो का कंसेप्ट क्या है? यानी कि आप जिस तहरीक का हिस्सा हैं, जिस मजहब को मानते हैं, वो मजहब के मानने वाले तमाम लोग एक साथ अगर रहते हैं आप, तो यूरोप में इस टर्मिनोलॉजी को ज्यूज के लिए इस्तेमाल किया है और ज्यूज ने इस घेटो की तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद इस घेटो का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि ज्यूज पूरे यूरोप में कंट्री साइड्स में शहर के अतराफ में रहने के बावजूद कभी भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर और अपने मजहब से कभी समझौता नहीं किया। जबकि उसके बरक्स हम हिंदुस्तान में ये देखते हैं कि चाहे दलित हो या मुसलमान हो, जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो उसके साथ एक बात और करते हैं वो जो वो कहते नहीं, वो ये कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के आए। और जब आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर जब किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो फिर आपकी वहां पे कोई मिसाल नहीं रहती है। और खास करके जो कमजोर तबका जो मुसलमान है और दलित है, उनके लिए ये चैलेंज और ज्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। होता यूं है कि जब आप बहुत ही पुरानी तहरीक नहीं है, अगर आप कम्युनिस्ट तहरीक को अगर क्रिटिकली इवेल्युएट करें हिंदुस्तान में, तो इस कम्युनिस्ट तहरीक में पूरी लड़ाई और इसके लिए सुनने वाले पूरी फौज हमेशा दलितों की और मुसलमानों की है और इसकी लीडरशिप हमेशा ब्राह्मणों की है।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वो तो दलित है, वो तो मुसलमान है, क्योंकि वो कमजोर तबका है। लेकिन जो लीडरशिप है उसमें मोर देन 80% जो लीडरशिप रही है कम्युनिस्ट तहरीक की, वो हमेशा अपर कास्ट की है। तो एक बात मेरे समझ में आती है जो मैं बारहा कहता हूं इस तरह के संजीदा लोगों की महफिल में, कि जब कोई कम्युनिटी की लीडरशिप उस कम्युनिटी की तरफ से नहीं है तो आप समझ जाइए कि उस कम्युनिटी के पास जिंदगी नहीं है। वो कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी मर चुकी है, वो एक जिंदा लाश है। क्योंकि जब तक आपकी लीडरशिप नहीं है, जब तक मुसलमानों की लीडरशिप मुसलमानों की तरफ से नहीं होगी और उसकी आइडेंटिटी के साथ नहीं होगी। मैं तफहीमुर रहमान हूं तो मैं तफहीमुर रहमान हूं, मैं आपके साथ मिलने के लिए मैं अपना नाम नहीं बदल सकता, मैं नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकता। अगर मेरी आइडेंटिटी के साथ अगर आप मुझे जोड़ना चाह रहे हैं तो आपका इस्तेमाल है। दरअसल पिछले 75 साल की हिस्ट्री में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसमें बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये चीज एक्नॉलेज करना चाहिए कि मुसलमानों ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी को इग्नोर नहीं किया और दलितों के साथ इससे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उनको ये कहा गया कि अब तुम हिंदू बन जाओ, तुम जो है अब दलित नहीं हो, तुम हिंदू बन जाओ। और उसके साथ क्या हुआ कि उसको बहुत ही कुछ उनको एमएलए बनाया गया, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई, लेकिन लीडरशिप जो है कभी भी दलितों की लीडरशिप को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। जब भी दलित लीडर बनने की कोशिश की तब जो है बहुत ही चालाकी से जो है उनकी पूरी लीडरशिप को कैसे खत्म किया जाए, उसको किसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इसकी पूरी कोशिश की गई। आपको पता है कि बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या हुआ। बंगारू लक्ष्मण एक दलित लीडर थे और उन्होंने एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के हाईएस्ट पोजीशन को क्लेम किया और फिर ये चीज उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ पूरे अपर कास्ट को कि अपर कास्ट की एक पार्टी का जो लीडर हो, जो मुखिया हो, वो एक शूद्रा कम्युनिटी से है और फिर एक स्टिंग ऑपरेशन करवा करके है उनके पूरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया। और आज बंगारू लक्ष्मण का जब उस पार्टी की तारीफ लिखी जाती है, जब उस पार्टी के बारे में कहीं पे बयान किया जाता है तो बंगारू लक्ष्मण का नाम लेने से वो शर्माते। यही हाल मुसलमानों का है कि मुसलमानों का अभी पिछले दिनों कांग्रेस के इतने बड़े कट्टावर नेता उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अब जो है कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में मैं बुलाया नहीं जाता हूं क्योंकि मेरा नाम गुलाम नबी आजाद है। गुलाम नबी आजाद के जाने से मुसलमानों का वोट, वो तो कभी मुसलमानों की बात करते नहीं है, लेकिन उनसे जो है दूसरे कम्युनिटी का वोट जो है उससे खिसक जाने का डर। तो अब हमारी हालत ऐसी हो गई है कि जिसको हम लोग बहुत ही माफ कीजिएगा, अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने की 75 साल हमने कोशिश की और उसके बाद जो हमको मिला है वो उसको इंग्लिश में एक वर्ड में शायद मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश में जिसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं कि हमको जो है 75 साल की पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में घुसने की ख्वाहिश में हम जो है मजीद मार्जिनलाइज हो गए हैं। अब हमारी हालत, मुसलमानों की हालत और दलितों की हालत जो है बिल्कुल भी अलग है। लेकिन हमारे इलाके में जो दलित हैं, इन दलितों के साथ दोहरा अत्याचार हो रहा है। दोहरा अत्याचार इस तरह से कि इस इलाके में जो लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, बेशतर लैंडलॉर्ड जो है मुसलमान रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात कहने दीजिए कि यहाँ के दलितों के साथ जो अपर कास्ट कम्युनिटी, दूसरे कम्युनिटी के अपर कास्ट लोगों ने दूसरी तरफ जो रवैया रखा है, हमारे इलाके में दलितों के साथ हमने भी वही रवैया अपनाया हुआ है। हमें लगता है कि ये बहुत ही तारीख के हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ पे हैं
जब हमें बहुत ही संजीदगी से ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम आज भी अपनी लीडरशिप एग्जर्ट करने के लिए तैयार हैं, या कि फिर अपनी आइडेंटिटी हाइड करके दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। मौलाना वली रहमानी साहब ने एक बहुत ही तारीखी जुमला कहा था कि याद रखिए कि आप जो है डंडा जो है किराए पे लेके आ सकते हैं, लेकिन बाजू जो है किराए पे नहीं लेके आ सकते। डंडा भी अपना होना पड़ेगा और बाजू भी अपना होना पड़ेगा, तभी आप इस मुल्क में इज्जत के साथ जी सकते हैं। इज्जत के साथ जीने के लिए बहुत सारी चीजों में एम्पावरमेंट होना जरूरी है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट होना जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बगैर न आप एजुकेशनली एम्पावर्ड हो सकते हैं और न ही सोसाइटी में एक डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। ये आज का टॉपिक है। मैं आज हमारे जो भी मेहमान हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक को सामने रखकर हम अपनी बात करें कि हम अपनी कम्युनिटी और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को के अंदर कैसे लीडरशिप को आगे बढ़ाएं। और जब लीडरशिप जो बढ़ जा रही है, पिछले दिनों जो बढ़ी, उसके साथ जो चैलेंजेस आए, कैसे वो हाईजेक हो जा रहे हैं, उस हाईजेक से जो है हम अपनी कम्युनिटी को, लीडरशिप को कैसे बचाएं। हम पिछले दिनों जो गलतियां हमने की हैं, मायावती ने किस तरह से पूरे दलित मूवमेंट को हाईजेक कर दिया और कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया दलित मूवमेंट। तो क्या अब जो हमारी कम्युनिटी जो लीडरशिप एग्जर्ट कर रही है, क्या हम अब वहां पे कोई स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स कर सकते हैं कि जहां पे हम लीडरशिप पे फोकस नहीं हो करके पूरे आइडियोलॉजी और पूरे स्ट्रक्चर पे काम करें। अगर हम इस पे बात करें और कुछ एहसास आप लोगों की तरफ से आए, तो फिर हम आने वाले दिनों में इस मौजू पे मजीद काम कर सकते हैं और अपने मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और आप तमाम मेहमान यहाँ पे तशरीफ लेके आए हमारी इस दावत पर। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना संजीदा मौजू पे आप लोग बातों को सुनने के लिए तैयार हुए हैं, यहाँ बच्चे हैं। हम पार्टी की तरफ से जितनी गहराइयों से आपका इस्तेमाल करते हैं, आप कवर कर सकते हैं।